नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आप सभी का बहुत स्वागत है कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, फसल जब भी हम लेते हैं तो उसमें कई तरह से हमें फसल की देखभाल करनी पड़ती है, चाहे बात सिंचाई की हो, चाहे खाद पानी देने की बात हो, या फिर कीट और रोगों से फसलों के बचाव की बात हो। सही समय पर सही कार्य करना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए आज हम चर्चा करेंगे रबी फसलों में कृषि में समसामयिक कार्यों के बारे में कि इन दिनों आपको कौन कौन से कार्य अपनी खेती किसानी में करने हैं, खेत में फसलों का किस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और आज हमारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर संजीव वर्मा जी। आप वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक हैं और कृषि विज्ञान केंद्र बैतूल में आप पदस्थ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। नमस्कार किसान भाई। तो सर, चर्चा यहीं से करते हैं शुरू की रबी की फसलों में इन दिनों किसान भाइयों को कौन कौन से सामयिक कार्य करने या फिर किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए दीपेश जी, जो हमारा रबी का मौसम जो चल रहा है, और रबी में 3 तरह की फसलें हमारी किसान भाइयों की लगती हैं। सीरियल्स, जिनको हम बोलते हैं अनाज वाली फसलें, गेहूं हैं जिनमें प्रमुखता से। दूसरा है दलहनी फसलें, जिनका काफ़ी बड़ा रकबा, चूँकि हमारा मध्य प्रदेश में रेनफेड का काफ़ी है, वर्षा आधारित भी बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो उसमें दलहनी फसलें आपका चना है, मसूर है, और देर से आने वाली तुअर की फसल भी है। तो ये हमारी दलहनी फसलें। इसके अलावा मटर ये भी बहुत बड़े क्षेत्र में हमारी होती है, और उसमें भी हमारे किसान भाई इस समय उत्पादन काफ़ी लेते हैं। साथ ही हमारा तीसरा क्षेत्र आता है तिलहनी फसलों। तो तिलहनी हमारी 2 प्रमुख फसलें हैं, सरसों है और अलसी है। अलसी का बहुत कम क्षेत्र है, सरसों का काफ़ी क्षेत्र है हमारे जो पश्चिमी मध्य प्रदेश में ग्वालियर और मुरैना के आसपास का। ये 3 तरह की हमारी फसलें हैं, और इनमें कृषि सामयिक कार्य हमारे इस समय लगभग सभी में होते हैं। आमतौर पे जो हमारी दलहनी फसलें हैं उनमें जो चने की फसल है वो इस समय हमारी कहीं कहीं पुष्पन अवस्था में, जो देर से किसान भाइयों ने लगाई हुई है वो पुष्पन अवस्था में है। तो पुष्पन अवस्था में हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि वो उस समय जो पुष्पन अवस्था में हो उसमें सिंचाई रोक दें। चने में जो है पहली सिंचाई जो हमारे किसान भाई दें पुष्पन आने के पहले, मतलब लगभग 35 दिन से 30 से 35 दिन की जब उनकी पहली जब फसल हो जाए तब पहली सिंचाई दें। और दूसरी सिंचाई यदि वो देने उनके पास पानी पर्याप्त है तो वो उनको देना है जब उसमें पॉड फॉर्मेशन होने लगे, यानी घेटी बनने लगे, उस समय दूसरी सिंचाई उनको देने। घेटी बनी उसके बाद ग्रेन फिलिंग हो जाएगी, दाना भरने लगेगा। तो ये चने की फसल में तुअर की फसल की जो स्थिति है अभी जो देर से आने वाली है, तो वो भी पॉड फॉर्मेशन अवस्था में आ रही है। और दूसरी जो आपकी अर्ली स्टेज वाली है वो कटने की स्थिति में है। दोनों स्थितियों में है तुअर की फसल हमारी। तो कटाई का ध्यान रखें, और उसमें जो देर से आने वाली है जिसमें पॉड फॉर्मेशन, यदि कहीं पानी की व्यवस्था हो तो सिंचाई कर सकते हैं, उसमें एक हल्की सिंचाई, अच्छा पॉड फॉर्मेशन हो जाएगा। और हमारी मसूर की फसल तो इस समय लगभग पकने की अवस्था में आ जाती है, क्योंकि वो रेनफेड पे हमारे प्रदेश में रेनफेड पे होती है, और वो तो कटाई की अवस्था में लगभग आ ही जाती, फरवरी के अंत तक कटाई की स्थिति आ जाती है। चलिए गेहूं की बात करते हैं डॉक्टर साहब। तो गेहूं जो हमारे किसान भाई ले रहे हैं इस वक्त किस अवस्था में है और कौन से सामयिक कार्य कृषि किसान भाइयों को करने? देखिए गेहूं की जो हमारी फसल है जो वो भी 3 स्टेज में हम कर सकते हैं। रेनफेड पे जो हमारे किसान भाई बुआई करते हैं, हमारा सागर, सतना, विदिशा, रायसेन, तो रेनफेड में जहाँ सरबती की बुआई करते हैं तो वो तो बाल उसमें निकल आई है, इस समय निकल आने लगती है, बाल निकलने की अवस्था होती है। और जो हमारे सिंचित अवस्था में जो गेहूं की खेती हमारे किसान भाई करते हैं तो उसमें हमारी जो इस समय स्टेज है वो फ्लैग लीफ स्टेज आ रही है, और झंडी अवस्था जिसको हम बोलते हैं ऊपर निकलती है। तो उस समय सिंचाई अति आवश्यक होती है। मतलब हमने जो गेहूं में मैं जैसा कि आपको बताऊंगा कि 3 अवस्थाएं प्रमुख हैं जो सिंचाई की होती हैं, क्रांतिक अवस्थाएं कहलाती हैं, जिसमें हमारी क्राउन रूट स्टेज जो निकल गई, जड़ विन्यास अवस्था, सबसे पहली सिंचाई की अवस्था होती है। दूसरी अवस्था होती है हमारी झंडी अवस्था जो अब आ रही है, लगभग ये 65 दिन के आसपास, 60 से 65 दिन में आती है। इसमें अवधि का भी फ़र्क पड़ता है कि यदि मान लो अवधि हमारी जो फसल की है, गेहूं की किस्म की अवधि कम ज़्यादा है तो उससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। परंतु किसानों को पहचानने के लिए झंडी अवस्था हम बोलते हैं कि झंडी ऊपर आ गई है, मतलब हमें सिंचाई इस समय देना चाहिए। तो किसान भाइयों को डंडी भी बोलते, पुंगेरी भी बोलते हमारे किसान भाई, मतलब बन गई है, अब उसके बाद बाल बनना है उसके अंदर। तो इस समय सिंचाई देने से जो हमारी बाल का साइज है, ईयर हेड का साइज है, वो डिसाइड होता है। यदि वहाँ सिंचाई की कमी रह गई तो वो साइज छोटा रह जाएगा, और यदि सिंचाई आपने दी तो साइज उसका बढ़ जाएगा, और वहीं से सब आपका उत्पादन पे
डिपेंड होता है। और आखिरी जो अवस्था आएगी इसके बाद वाली अवस्था हमारे जो किसान भाइयों के गेहूं में, तो वो आएगी आपकी जो है मिल्किंग स्टेज, जिसको हम दुग्ध अवस्था बोलते हैं। तो उस समय सिंचाई हमारे किसान भाइयों को देना अति आवश्यक। मतलब ये 3 जो क्रांतिक अवस्थाएं हैं गेहूं में, ये प्रमुख हैं। और इसमें सिंचाई हमारे किसान भाई यदि देते हैं पानी कम होने पे भी, तो उनका उत्पादन लगभग उतना ही होता है जो 6 सिंचाई हमारे किसान भाई देते हैं। देखिए, तो ये बहुत ध्यान रखना किसान भाई ज़रूरी कि सही समय पर अगर आप सिंचाई प्रबंधन कर लेंगे तो आपको अननेसेसरी यानी अनावश्यक पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। IPM तकनीक के बारे में डॉक्टर साहब थोड़ा समझना चाहेंगे, चने की फसल में इसका कैसे उपयोग किया जाता है? जी देखिए, मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूं कि जो हमारी परंपरागत खेती का समय आ गया है और भारत सरकार ने भी एक मोटो अपना जारी किया है, प्राकृतिक और परंपरागत खेती। मतलब प्राकृतिक खेती मतलब हमें जो संसाधन है बाहर से नहीं लाना है, प्राकृतिक खेती हो गई, परंपरागत खेती हो गई। और जैविक खेती, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। मतलब जैविक खेती में आप संसाधन जो रिसोर्सेज हैं फसलों में डालने वाले हैं वो बाहर से भी उपयोग कर सकते हैं लाके, और आप बाहर ले जाके उसको बना भी सकते हैं। और मगर जो परंपरागत जो खेती है, आपके प्रक्षेत्र पर जो चीज़ें उपलब्ध हैं और उसी से आधारित आपको उत्पाद बनाने हैं, उसी को आपको अपनी फसलों में उपयोग करना है। तो मैं यहाँ आप IPM मॉड्यूल जो हमारा है एक बहुत महत्वपूर्ण मॉड्यूल है, और इसमें यदि हमारे किसान भाई कुछ परंपरागत चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो इसमें मैं चने की फसल में एक उदाहरण देना चाहता हूँ। बिल्कुल। इसमें सबसे प्रमुख चीज़ है बर्ड पर्चर, जो खूंटियाँ गाड़ते हैं हमारे किसान भाई। वैसे IPM मॉड्यूल में कई सारी चीज़ आती हैं जिसकी शुरुआत हमारी होती है बुआई के समय से। जैसे हमने चने की बुआई जिन खेतों में करनी है उनमें गहरी जुताई करनी चाहिए। गहरी जुताई इसलिए करनी चाहिए कि जो चने की हमारी हेलियोथिस आर्मीजेरा है, जो उसका पॉड बोरर आता है, चने की फली छेदक जो कीट आता है, वो कीट की जो संख्याँ हैं वो मिट्टी में होती हैं, ज़मीन के अंदर होती हैं। और जैसे ही हम चने की बुवाई करते हैं तो उसकी संख्या ऊपर आ जाती है, ऊपर आ जाती है। आमतौर पे हमारे किसान भाई देखते होंगे जब बुवाई करते हैं या बखरनी करते हैं तो पीछे बगुले और पक्षी ढेर सारे दौड़ते हुए जाते हैं, चाहे वो बखर से करें, चाहे सीडड्रिल से करें, चाहे कल्टीवेटर से टिलेज प्रैक्टिस जब खेत में करते हैं, तो ढेर पक्षी हमारे पीछे दौड़ते हुए आते हैं। वो सिर्फ इसलिए आते हैं कि बहुत सारे कीटों की जो संख्याँ हैं हमारे खेतों में जो पड़ी रहती हैं वो उसको खाते हैं। मतलब वो जो पक्षी हैं वो आपके प्राकृतिक नियंत्रण के उपाय हैं। और कई देशों में हम लोग देखते हैं कि वो प्राकृतिक नियंत्रण करते हैं। जब उसमें इल्लियाँ आ जाती हैं फसलों में तो वो 2 लोग रस्सियाँ पकड़ के दौड़ते हुए जाते हैं और पीछे से कई बार मुर्गियों को तक ट्रेंड कर देते हैं। मुर्गियाँ ट्रेंड कर देते हैं, वो इल्लियों को बीनते हुए निकल जाती हैं। एक ये भी विधि है प्राकृतिक विधि में। तो यही आपका जो IPM मॉड्यूल है उसमें पहली तो गहरी जुताई की बात हो गई कि हम गहरी जुताई करें। ठीक है। खेतों की, जिन खेतों में हमें चने की फसल लगानी है या मसूर की फसल लगानी, दलहनी फसलें लगानी। इसके बाद जो दूसरी बात आती है वो आती है बर्ड पर्चर। मतलब जिस भी दिन आप खेत की बुवाई करके निकल रहे हैं खेत से, आमतौर पे ऐसा होता कई बार किसान भाई खेत पे 15 दिन नहीं गए, 10 दिन नहीं गए, तो आपकी वहीं से शुरुआत हो जाती है। आप उसमें बर्ड पर्चर यानी T आकार की खूंटियाँ खेतों में लगाना है। T आकार की खूंटियाँ क्यों लगानी, मैं किसान भाइयों आपको बता दूं, क्योंकि ये जो अच्छी मजबूत खूंटियाँ, आमतौर पे हमारे किसान भाई क्या करते हैं, दूसरी लकड़ियाँ गाड़ के खेत में आ जाते हैं कि उस पर बैठेंगे पक्षी। यदि वो हिलेगी तो पक्षी उस पर नहीं बैठता है, यदि वो फिक्स रहेगी जो भी चीज़ उस पर पक्षी बैठता है। तो इसमें गौरैया और अन्य जो चिड़ियाँ, काली वाली हमारी चिड़ियाँ हैं, वो आती हैं, इस पर बैठते हैं। और आपकी जो फसलों में खास करके मैंने जो बताया कि संखी अवस्था आपने बुवाई करी जब ख़त्म हो गई और हमारी जो हेलियोथिस आर्मीजेरा की है वो आ जाती है एडल्ट यानी वयस्क अवस्था। अब वयस्क अवस्था का कीट में नर और मादा दोनों होते हैं। और यदि हमारा उस समय आपने बर्ड पर्चर खेतों में लगा दिए हैं तो आपकी जो वयस्क अवस्था है, मतलब जो तितलियां हैं वो जो ज़मीन से निकल के अब तितली बन रहे हैं, तो वो अंडे एग लेइंग करेगी। जो उनमें फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जो मादा है वो एग लेइंग करती है, अंडे देती है पत्तियों की निचली सतहों में। तो वो अंडे देगी और अंडे देगी, उससे इल्लियाँ बनेंगी। तो यहीं पे यदि आपने उसके पहले बर्ड पर्चर लगा दिया या खूंटियाँ T आकार की लगा दी तो कितनी संख्या में और कितने एरिया में, यानी किस हिसाब से मैं यहाँ ये भी बता दूं, फेरोमोन ट्रैप के बारे में थोड़ा समय किसान भाइयों को तो ये जो हमारी जो बर्ड पर्चर की मैं जो बात कर रहा हूँ, 1 एकड़ में कम से कम 20 से 25 खूंटियाँ लगाना चाहिए T आकार की।
तो वो वहीं पे आपकी जो तितली निकलेगी, उसकी वयस्क अवस्था निकलेगी, उसको पक्षी खा लेगा। अच्छा अच्छा। तो इसकी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक यदि मादा तितली को पक्षी ने खा लिया, वो 500 से 1000 तक अंडे देती है अपने जीवन काल में। मतलब एक मादा तितली यदि उनने खा ली तो आपकी 500 इल्लियाँ कम हो गई आपके खेत में। जी जी। तो ये बर्ड कल्चर का ये महत्व है सबसे प्रमुखता से। अहम होता है। हाँ, इसके अलावा जो फेरोमोन ट्रैप आपने पूछा, तो ये फेरोमोन जो ट्रैप होते हैं विशेष आकृति के होते हैं। ये किसान भाई नॉर्मली भी बना सकते हैं अपने खेतों पे, मतलब तैयार भी कर सकते हैं पुराने चीज़ों से इनको। और इनको इनमें एक ल्योर आता है खुशबूदार, ये जैविक विधि ही है नियंत्रण की, हेलिक ल्योर बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं, सेप्टा भी बोलते हैं उसको। तो इसमें एक व्यवस्था होती है, अंदर के ढक्कन के नीचे उस सेप्टा को लगा दिया जाता है। तो इससे जो नर तितलियाँ, मैंने जैसे बताया नर और मादा तितलियाँ, तो नर जो तितलियाँ हैं वो अट्रैक्ट होती हैं, उसमें मादा की खुशबू होती है और वो अंदर ट्रैप हो जाती हैं। और ट्रैप हो जाएंगी यदि नर, तो फर्टिलाइजेशन की अवस्था रुक जाएगी और यहीं से जो है इल्लियों का प्रकोप खेतों में कम हो जाएगा। डॉक्टर साहब, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हमें रुकना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो हम जानेंगे कि उद्यानिकी फसलों में इस वक्त कौन से कार्य किसान भाइयों को करने हैं। जल्द हाजिर हो रहे हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद किसान भाइयों आपका स्वागत है। तो हम चर्चा करें कृषि में समसामयिक कार्यों के बारे में। डॉक्टर साहब, फवारा विधि से सिंचाई के बारे में थोड़ा सा बताइए कि उसका क्या महत्व है, कितनी फायदेमंद वो होती है? देखिए, पानी बहुत महत्वपूर्ण रिसोर्स है। मतलब यदि हम कहें कि बिन पानी सब सून तो कोई बात नहीं। तो यदि हम विधियां बदलते हैं सिंचाई की, चूँकि गेहूं की बात करूं या इस समय जो फसलों में हमारे किसान भाई सिंचाई करते हैं उनके पास कम पानी उपलब्ध है, यदि वो फवारा पद्धति स्प्रिंकलर मेथड से सिंचाई करते हैं तो उनकी लगभग 40 से 50% तक की पानी की बचत होती है फवारा पद्धति से। यदि 50% पानी की बचत उनकी हो गई तो वो जो एक पानी उनका बचा हुआ वो दूसरी सिंचाई में काम आ जाएगा या दूसरे सोर्स में काम आ जाएगा। अब चूंकि गेहूं की फसल में कई किसान भाई हमारे प्रश्न करते हैं कि गेहूं की फसल में कब सिंचाई हमें करनी चाहिए सर, कौन सी अवस्था में, क्या पुष्पन अवस्था में हम सिंचाई कर सकते हैं, तो क्या बाल आने के बाद भी फवारा पद्धति से सिंचाई कर सकते हैं? तो मैं कहूँगा कि यदि बालें निकल आई हैं तब भी आप फवारा पद्धति से सिंचाई गेहूं की करें। अच्छा। क्योंकि जैसे ही आपका मार्च का महीना आता है और जब जैसे कि हमने बताया दुग्ध अवस्था गेहूं की आती है, दुग्ध भरना बना हुआ है और दाना बनना आरंभ होना है, डफ स्टेज आने के पहले, हार्ड होने के पहले। तो उसके पहले आपने यदि एक सिंचाई फवारा पद्धति से कर दी आपने गेहूं में की फसल में, तो उस समय कई बार लपटें चलने लगती हैं, तापमान तेज हो जाता है, तो एक माइक्रो जो फवारा जो पद्धति एक माइक्रो क्लाइमेट बनाती है। मतलब जिस जगह पे ये पद्धति चलती हैं जिन भी खेतों में, चाहे वो कोई भी फसल हो, तो एक माइक्रो क्लाइमेट डेवलप होता है वहाँ पे। उस माइक्रो क्लाइमेट का जो असर है लगभग 4-5 दिन तक रहता है। मतलब उन 4-5 दिन में वहाँ लपटों का असर हमारी फसल पे नहीं होगा। तो आपके जो ग्रेन फिलिंग है, दाना भरने की स्थिति है, वो अच्छी होगी। जी, SMI पद्धति, ये सरसों की फसल की अगर हम बात करें डॉक्टर साहब, क्या महत्व है इसका या कैसे इसका इस्तेमाल होता है? देखिए, SMI जो पद्धति हमारी जो सरसों की खेती जो किसान भाई करते हैं, चूँकि अब तो सरसों का पुष्पन अवस्था आ गई, दाने भी भरने लगे कहीं कहीं हमारे किसान भाई, तो पुष्पन अवस्था इस समय सरसों में चल रही है।
यदि वो एसएमआई पद्धति से सरसों की खेती करते हैं तो उनको उत्पादन 2 गुने से अधिक मिलता है। अच्छा, हाँ, जी, जी। और इस समय यदि हमारे कुछ किसान भाइयों ने एसएमआई पद्धति कर रखी होगी जिसमें रुपाई का कार्य होता है, मतलब जैसे सरसों में बुआई का कार्य करके बीज बुआई करके बोनी करी जाती है नॉर्मल दूसरी फसलों की तरह, मगर जब हम एसएमआई पद्धति, सिस्टम ऑफ मस्टर्ड इंटेंसिफिकेशन, सरसों सघनीकरण पद्धति अपना रहे हैं तो उसमें आपकी बीज की बुआई नहीं होती है। अच्छा। नर्सरी तैयार करी जाती गोभी की फसल की तरह और उसकी प्लांटिंग करी जाती है। प्लांटिंग जो है आपकी 50 बाई 50 सेंटीमीटर 100 बाई 100 सेंटीमीटर पे होती है और उस प्लांटिंग के बाद आपको 2 बार निपिंग करना है, मतलब उसकी टॉप को तोड़ना है ताकि उसमें प्रॉपर ब्रांचिंग हो। जी जी। आईपीएम पद्धति क्या सभी दलहनी फसलों में इस्तेमाल होनी चाहिए डॉक्टर साहब? आईपीएम तो लगभग सभी दलहनी फसलों में हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसान भाई, और बहुत ही अच्छा है यदि वो करते हैं तो इस समय जो सब्जी की खेती कर रहे हैं हमारे किसान भाई, उनके लिए आपकी ओर से क्या सलाह है? देखिए, शीतकाल लगभग समाप्ति की स्थिति में है और वर्षा काल हमारा आने वाला है। तो हमारे जो किसान भाई जिन्होंने शीतकालीन लगा रखी है और कई किसान भाई जो ग्रीष्मकालीन आने वाला, हमारा जो ग्रीष्मकाल की जो फसल लगाने वाले, तो अगेती का सबसे उपयुक्त समय हमारा जो है फरवरी का माह होता है। अगेती फसल लगाने का इस समय उन्हें जहाँ भी रोपणी या रोपे मिलते हैं उनको लें और अगेती बुआई करें तो उनको जो बाजार भाव है वो अच्छा मिलता है, काफ़ी लाभ होता है, आर्थिक स्थिति अच्छी होती है उससे। जी। अगेती बुआई। एक अनाज की फसल है जिसमें इस चूहे की समस्या बड़ी आती है, किसान भाई उससे बड़ा परेशान रहते हैं, तो चूहा नियंत्रण कैसे किया जाए? देखिए, चूहा बहुत ही समझदार प्राणी है। मतलब आपने सुना होगा जितने भी अनुसंधान हमारे होते हैं अच्छा। मानव पे, वो सबसे पहले चूहे पे चूहों पे हुए किया हैं जाता है, या ठीक चूहे पे होते हैं। तो उसका नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। एक चूहा अपने जीवन काल में लगभग 10 से 12 किलो अनाज खा जाता है और यदि आपके खेतों में, चूँकि अब इसके बाद परिपक्व अवस्था आ जाएगी, तो परिपक्व वन की वजह से हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कटाई शुरू करेंगे किसान भाई और खेत में फसल छोड़ दें। तो किसके लिए छोड़ देंगे? चूहों के लिए। तो जहाँ भी बिल हैं उनका निरीक्षण करें, उनमें एल्यूमिनियम फास्फाइड की जो टैबलेट आती है उसको डालें और जिंक फास्फाइड भी आती है। तो पहले उसको निमंत्रण देना पड़ेगा। आपको निमंत्रित करिए, 1-2 दिन भीगे हुए अनाज उन बिलों के पास डालिए और बिलों को बंद कर दीजिए। यदि बिल खुला है, आपने मिट्टी थोड़ी सी लगा दी और अगले दिन खुला मिल रहा, मतलब वहाँ पे चूहा है। ये आपका इंडिकेशन है। अब उसको नियंत्रित करना है आपको, तो उनमें एल्यूमिनियम फास्फाइड डालें या फिर जिंक फास्फेट की जो है वहाँ पे रखें, तो वो उसको खाएंगे वो मर जाएंगे। मतलब जिस चीज़ पे आपने निमंत्रण किया था उनका, उसमें ही मिला के रखना है आपको। तो देखिए किसान भाइयों, कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, इससे आपकी फसलें सुरक्षित रहेंगी, उत्पादन आपको अच्छा भरपूर मिलेगा। कुछ नई तकनीकों का आप इस्तेमाल करें जिनके बारे में डॉक्टर साहब ने आपको बताया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। शुक्रिया किसान भाइयों। और चलिए किसान भाइयों, अब आप देखिए खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आप सभी का स्वागत है। आइए पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। ब्राक अनूप द्वारा पाठ्यक्रम का आयोजन। शेडनेट हाउस पद्धति से अधिक उत्पादन कर रहे किसान, मिर्च को चुड़रा मुड़रा रोग से बचाए। केवी के रतलाम में मूंग की खेती का प्रशिक्षण। और अब खबरें विस्तार से। ब्राक अनूप केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान तिरुअनंतपुरम केरल ने आज कम उपयोग की गई कंद फसलों के अनुवांशिक संसाधन पर ब्राक अनूप लघु पाठ्यक्रम का आयोजन किया। मुख्य अतिथि डॉक्टर पी पुंगाझेड़ी, IFS अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, केरल सरकार में पारंपरिक ज्ञान, आदिवासी जीवन की स्थिरता और कम उपयोग की गई फसलों के संरक्षण पर अपने अनुभव साझा किए। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर जयसी राणा, एलायंस ऑफ बायोवर्सिटी इंटरनेशनल और CIAT ने खाद्य और पोषण सुरक्षा की वर्तमान मांगों को पूरा करने में अपेक्षित और कम उपयोग वाली प्रजातियों की भूमिका को रेखांकित किया। इस अवसर पर डॉक्टर विक्रमादित्य पांडे, ADG ब्राक अनूप भी उपस्थित थे। डॉक्टर MN शीला, निदेशक ब्राक अनूप CTCRI तिरुअनंतपुरम ने स्वागत संबोधन किया। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालयों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्र के कुल
26 प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया। बैतूल जिले के विकासखंड आमला के ग्राम डुडरिया के किसान श्री संतोष रोडले उद्यानिकी विकास की क्लस्टर आधारित संरक्षित खेती परियोजना में शेडनेट हाउस पद्धति से ककड़ी की फसल का उत्पादन सालाना 3 लाख रुपए से अधिक का फायदा अर्जित कर रहे हैं। संतोष को वर्ष 2019-20 में उद्यानिकी विभाग से क्लस्टर आधारित संरक्षित खेती शेडनेट हाउस निर्माण की जानकारी मिली। संतोष ने कृषक अंश राशि जमा कर वर्ष 2019-20 में लगभग 1 एकड़ कृषि भूमि पर शेडनेट हाउस बनाया। उन्होंने शेडनेट हाउस के अंदर ककड़ी की फसल ली। ककड़ी फसल की तैयारी पर कुल अनुमानित लागत लगभग 1.5 लाख रुपए आई। ककड़ियां तकरीबन 4,90,000 रुपए में बिकी गई। आपको बता दें कि जिससे शुद्ध आय 3,20,000 रुपए हुई। संतोष बताते हैं कि शेडनेट हाउस पद्धति की खेती हुई है। अच्छी आय से उनकी आर्थिक स्थिति में काफ़ी ज़्यादा सुधार भी हुआ है। अब दूसरे गांव के किसान भी उनसे राय मशवरा लेने आने लगे हैं। मिर्च मसालों के रूप में प्रयुक्त होने वाली फसल है। इसके उत्पादन को मुख्य रूप से चुड़रा मुड़रा प्रभावित करता है। इस रोग का आक्रमण पौध रोपण के 20 से 25 दिन बाद ही हो जाता है। उग्र अवस्था में 80 से 90% क्षति भी होती है। रोगी की तीव्रता ग्रीष्मकालीन फसल पर अत्यधिक होती है। रोग से प्रभावित पौधों की पत्तियां मुड़ जाती है तथा पत्तियों का आकार छोटा और बौना रह जाता है, जो कि रोग की पहचान भी होती है। रोगी पौधों में फलों का बनना रुक जाता है या तो फल बनते हैं, ये विकृत तथा छोटे होते हैं। रोग की उग्रता की अवस्था में संपूर्ण फसल नष्ट हो जाती है। रोग नियंत्रण हेतु सर्वप्रथम रोग ग्रसित पौधों को उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए ताकि स्वस्थ पौधे प्रभावित ना हो। खेतों की मेड़ों में लगे बेकार और अनुपयोगी पौधों को भी उखाड़ फेंक देना चाहिए, क्योंकि ये रोग जनक के लिए सह परपोषी का कार्य करते हैं। पौध रोपण के समय कार्बोफ्यूराल के सक्रिय तत्व की मात्रा 1.5 से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में मिलाना चाहिए। रोगवाहक कीट को नियंत्रित करने हेतु मेलाविथान 501 EC 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा रोग प्रतिरोधी किस्मों का चयन भी इस रोग के नियंत्रण में लाभकारी होता है। कृषि विज्ञान केंद्र जावरा रतलाम द्वारा गांव सबलगढ़ तहसील पिपलोदा जिला रतलाम ने डॉक्टर CR काटवा द्वारा प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती किस प्रकार की जाए इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई, जिसमें जमीन तैयारी से लेकर मूंग की फसल की कटाई तक पूरी जानकारी दी गई। तो किसान भाइयों, आज की खबरें खेती में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो किसान भाइयों, आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में इतना ही। लेकिन एक विशेष बात हम आपको बताना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण रात 11 बजे और सुबह 7:30 बजे देख सकते हैं। तो अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे खेती किसानी से जुड़ी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।